नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़। आज चर्चा करेंगे अमित सिंह। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़। आज चर्चा करेंगे अमित सिंह जादौन से, और जो कि भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं झांसी जिले से। इनके पीछे की कई कहानी है जो अभी तक शायद कैमरे पे नहीं आई है, और जो मोटा माटी जो जानकारी आती है, आप इन्हें राजस्थान का भाटी भी कह सकते हैं। झांसी के हिसाब से देखा जाए तो झांसी में जो युवाओं में जो इनकी जो पकड़ बन रही है, क्योंकि मैं आपको सुनाऊंगा तो शायद आप बोर हो जाएं। एक कहानियाँ इनकी जो वहाँ से सुनते हैं अभी तक का कैसा क्या सफ़र रहा, कि जाहिर सी बात है कि इनका परिवार भारतीय जनता पार्टी से जब जनसंघ हुआ करता था उस समय से जुड़ा हुआ है। फिर बाद में अमित ने इसकी कमान संभाली और अभी भी कई सालों से इस प्रकार सक्रिय हैं कि बहुत बड़े बड़े नेता इनकी तारीफ करके झांसी में जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, एक सम्मेलन हुआ था, युवा सम्मेलन करके, इलेक्शन से पहले, और जो कि अभी कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो बहुत बेहतरीन तारीफ करके गए थे। वो क्लिप भी बहुत वायरल हुई थी। अमित जी, ये पॉलिटिकल चर्चा पे बाद में आएंगे। हम जानना चाहते हैं कि ये शुरुआती जो सफ़र आपका रहा है, कैसे क्या शुरुआत हुई, तो जब परिवार राजनीति में था तो आप ही क्यों कूदे? हो गई थी सेवा एवा, व्यापार सब बढ़िया चल ही रहा था, इसी को आगे बढ़ाते। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और आपने ये महत्वपूर्ण समय अपना दिया कि मैं अपनी भी बात कुछ आपके सामने रख सकूं। क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से सभी लोग जानते हैं कि मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और उस पद पे मैं उस दायित्व को निभा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, युवाओं के बीच में अपने भारतीय जनता पार्टी की बात रखना, अपने विकास कार्यों को रखना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि आप जानते हैं, युवा का दूसरा अगर अपन लोग बात करें तो हवा होता है, वायु होता है। युवा का जो उल्टा शब्द हम लोग कहते हैं वो वायु का आप जानते हैं वेग कितना तेज हो सकता है, और किस प्रकार से वायु अपनी गति के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाती है। बहुत प्रचलित है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसी जवानियों को संभाल के और सही दिशा में उनको ले जाने का काम जो मुझे दिया गया था उसको मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि पृष्ठभूमि जनसेवा की क्यों चुनी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिवार जब एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का होता है तो हमारी जिम्मेदारी जनता की, संगठन की हर एक प्रकार से बड़ी हो जाती है। चाहे हम किसी पद पर रहें अथवा ना रहें, हमारी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सेवा करें, उनकी समस्याओं को सुनें, और वो भी अपने अधिकार के तहत हमसे अपनी उम्मीद रखते हैं। जी, अब बात आती है कि पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से की और कहाँ रहना है ना हुआ, बचपन कहाँ बीता है? ये हम लोग, मेरा पैतृक गांव रिछौरा है जहां मेरा जन्म हुआ, और बारीछा और रिछौरा एक ही जगह आप कह सकते हैं। यहीं के एक कॉन्वेंट स्कूल से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। चूँकि पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की थी, मेरे पिताजी पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे, अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। हमारे घर पे एक संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी उस समय आए थे। चूँकि उस समय सरकारें तो थी नहीं, तो जो संपर्क के लोग थे, जो वरिष्ठ लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्हीं के यहाँ संघ संपर्क में भी रहता था, और हम लोग उनको एक परिवार का सदस्य मानते थे। क्योंकि संघ हम लोगों के लिए हमेशा से एक मंदिर की तरह रहा, और वहाँ के जितने भी स्वयंसेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, वो हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहे हैं। तो ऐसे ही एक आदरणीय हमारे यहाँ आए थे, और ऐसी चर्चा में उनसे जब बताया, उन्होंने पूछा कहाँ पढ़ते हैं, हम लोगों ने बताया कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कॉन्वेंट स्कूल में तो क्रिसमस भी मनाते हैं? तो हमने कहा हाँ मनाते हैं। बोले उस समय वो लोग ब्रेड भी खिलाते हैं? हमने कहा हाँ खिलाते तो हैं, खाई भी है हम लोगों ने। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ,
हमारे घर में कभी किसी ने नॉनवेज छुआ भी नहीं है। ऐसे संस्कार रहे हैं कि कभी इन सब चीज़ों का ग्रहण नहीं किया है। तो हमने कहा इसमें तो नॉनवेज होता है, अंडा मिला होता है। बिना अंडे के, चूँकि पहले ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी कि वो बिना क्रीम अंडे नहीं के बनती थी। हाँ क्रीम बनाते हैं। तो इस चीज़ से लेके चीज़ों की स्टार्टिंग हुई और फिर इस बात के मेरे पिताजी को बड़ा बुरा लगा इस बात को लेकर। तो उन्होंने उसी दिन एक निर्णय लिया कि इनको सारे बच्चों को, हम भाई बहन सब जॉइंट फैमिली है हमारी, तो सारे भाई बहनों को उनने कॉन्वेंट स्कूल से हटा के और भानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर जो हमारा झांसी में है उसमें ले जाने का निर्णय लिया। तो वहाँ जब हम लोग गए तो इंग्लिश मीडियम से सीधा हिंदी मीडियम में जाना और फिर स्ट्रगल करना, पढ़ाई करना, क्योंकि पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था एकदम हो से, जाएगा। सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो परिवेश बदल गया। गए, पहली बार देखा कि यूनिफॉर्म जो थी हम लोगों की कॉन्वेंट स्कूल की और विद्या भारती की दोनों अलग थी, और अकेली यूनिफॉर्म अलग नहीं थी, वहाँ का वातावरण, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो अनुशासन, सारी चीज़ों को देख के और वहाँ का राष्ट्र के प्रति भक्ति, तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत महत्वपूर्ण बदलाव मेरे भी जीवन में। वहाँ मैंने 2 बार मैं वहाँ विद्यालय का सांसद रहा, एक बार अनुशासन मंत्री रहा, जहाँ मैंने पहली बार अपने जीवन में पोस्टर बनवाया था, होर्डिंग। हाँ, होर्डिंग बनवाई थी। तो बड़ा एक चस्का रहता था कि कौन सी क्लास रही होगी? मैं 9th या 10th में था उस समय। और एक बात और जो अभी तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ। किसमें? शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो का मैं प्लेयर रहा, विद्या आप भारती इसको का। आम भाषा में समझाएं, क्योंकि आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही इंग्लिश है। विद्या भारती जो हमारी संस्था है उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विद्या भारती के अखिल भारतीय स्तर पे, मतलब नेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं उनमें 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो अखिल भारतीय स्तर पे हम लोग जाते हैं, और एक सरकारी व्यवस्थाओं में जो मंडल के खेल होते हैं और ज़िले के खेल होते हैं उनमें हम लोग प्रतिभाग करते हैं। तो उसमें मैं जिला स्तर पे खेला, फिर मंडल स्तर पे खेला, फिर स्टेट लेवल पे खेला। स्टेट में हम लोग इलाहाबाद गए थे, फिर ओपन नेशनल में मैं हरिद्वार गया था। एक हमारे आचार्य जी हुआ करते थे, वहाँ टीचर्स को आचार्य जी बोलते हैं, तो राकेश बदवार जी, उनने मुझे पहली बार मैं उनके साथ में ही गया और उनने मुझे बहुत इंस्पायर किया है स्पोर्ट्स को लेके। क्योंकि फिजिक भी ऐसी थी कि घर में शुरुआत में हम लोगों ने डड़े बैठ के लगा के शुरुआत की, हनुमान चालीसा पढ़ के दिन की शुरुआत हम लोगों की होती थी, सूर्य नमस्कार करके आगे बढ़ते। क्षेत्र के कई लोग, मतलब व्यापारिक रूप से भी कई लोग जुड़े होते थे, चाचा हैं उनके मित्र वगैरह होते थे, बड़े भाई हैं उनके मित्र वगैरह, तो सब लोग आते थे तो देखते थे, सब लोग रहते थे साथ में, बैडमिंटन खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ये सारा एक पारिवारिक माहौल हम लोगों के यहाँ हमेशा से बना। अब एक जब पुराने लोगों से चर्चा करो तो एक बात और सामने आती है कि उस समय जब जनसंघ हुआ करता था और संघ के जब लोग आया करते थे तो आपके पास एक पुरानी गाड़ी थी आपके परिवार में, और हमें जो जानकारी मिली है कि उस समय आपका ही परिवार सबसे आगे रहता था, उस मतलब चुनिंदा लोगों के पास शायद उस समय वो गाड़ियाँ हुआ करती थी। कितनी सत्य घटना? जी बिल्कुल, आपने एक सत्य घटना बताई है और जिससे मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पास एक स्टीम गाड़ी हुआ करती थी लाल कलर की, जिसमें विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और आपके कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, एक पारिवारिक सब लोगों से संबंधित थे। क्योंकि उस समय गाड़ियाँ ललितपुर में एक बुंदेला बंधु थे, उनके पास हुआ करती थी, और झांसी में मुझे लगता है लिमिटेड लोगों के पास थी, जिसमें मैं भी, हमारा परिवार भी उनमें से एक था। तो गाड़ियाँ ज़्यादातर हुआ नहीं करती थी किसी के पास। तो एक बार की घटना मुझे याद है, कल्याण सिंह जी के विमान में कुछ खराबी आई थी। मेरे पिताजी झांसी ही रहा करते थे, तो उनसे क्या सन रही होगी? मुझे लगता है कि 90 से 2000 के बीच की ये बात होगी। तो एकदम से सडन एक कॉल आता है कि आपको गाड़ी लेके तुरंत पहुंचना है, और मुख्यमंत्री जी का विमान, वो उस समय मुख्यमंत्री हुआ था। कहाँ पे?
उत्तर प्रदेश के। वो तो पता है उत्तर प्रदेश की, मतलब जगह किस जगह पहुंचा? जगह मुझे लगता है यहाँ पहुँच के आसपास का आसपास। कोई हाँ जगह होगी, तो हाँ। वहाँ उनके विमान में कुछ खराबी आई, तुरंत ही हमारी गाड़ी वहाँ गई और उनको भी ले जाने का एक सौभाग्य मिला। और कई घटनाएं हैं, जैसे एक बार राजनाथ सिंह जी का इसी कार्यालय में जहाँ आप बैठे हैं, हाँ। ये कार्यालय मुझे लगता है 40 साल से इसी स्थिति में है, यही इसका वेश है और यही झंडा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा 40 साल इस पे लगा रहा। कभी ये झंडा हटा नहीं, कभी इसको झुकने नहीं दिया और कभी भी इसकी शकल सूरत नहीं बदली। अब झंडे की बात आ गई तो अब ये बताएं कि ये तो बात सही है कि इतने समय बसपा रही है, सपा रही है, और आप सबको पता है कि वो राज अलग ही था, और फिर भी नहीं। उस पे अपन लोग बाद में आएंगे। तो हाँ। एक मैं घटना जो दिलचस्प आपको बता रहा था, तो एक बार राजनाथ सिंह जी यहाँ उनका आने का तय हुआ, उस जी। समय वो मुख्यमंत्री शायद थे या कृषि मंत्री थे। जी। तो सडनली एकदम से यहाँ स्क्वाड आती हैं, कमांडो आते हैं, एकदम से सारे सोफे खटकाना, चीज़ों को व्यवस्थित करना, वो सारा एकदम से, तो एक चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आई कि ये स्थिति परिस्थिति क्या हो रही है। फिर पिताजी को बताया गया कि आपके यहाँ ऐसी ऐसी, हमारे मैनेजर वगैरह ने भी फ़ोन किया, जो सुपरवाइज़र वगैरह रहते थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा, फिर जब तक सूचना शायद पिताजी को मिल चुकी थी कि राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, कुछ नहीं है, ये VIP प्रोटोकॉल है। तो ऐसी कई चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं इस जगह से। आज तो चूँकि अलग परिवेश है राजनीति का, लेकिन उस समय बड़ा आपस में शिष्टाचार था, एक दूसरे का सम्मान था, सारी चीज़ें, मतलब कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जो बचपन से मैंने देखी हैं। जैसे एक घटना मुझे याद है कि एक हमारा ऑफिस है झांसी में, तो ऑफिस कम गेस्ट हाउस उसको आप कह सकते हैं। तो बड़े बड़े नेता आज के समय में बहुत बड़े बड़े स्तर पे हैं, तो वो लोग रुकते थे, उनको मैं उनके पास भी बैठने का सौभाग्य मिलता था, चर्चाएं होती थी, बातचीत थोड़ी बहुत जो होती थी तो वो भी उनसे होती थी। बाकी जो क्षेत्र के लोग आते थे उनसे भी परिचय होता था। और मैं एक खूबसूरती आपको भारतीय जनता पार्टी की या मेरे परिवार से जो मुझे मिला, मैंने कभी सिर उठा के नहीं देखा कि मैं पैर किसके छू रहा हूँ। ये कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम से ही मैंने महसूस किया है। मैं जाता था, पैर छूता था, वहाँ से छू के वापस आ जाता था। चूँकि पिताजी का एक मर्यादा बहुत ज़्यादा थी, आज भी वो मुझसे किसी के सामने बात नहीं करते। सिद्धांत हैं उनके, और उनकी सिद्धांतों की खूबसूरती ही अलग है जो क्षेत्रों ने मानता है। अब झंडे की बात पे लौटते हैं। उस समय जानकारी मतलब ये आती है कि शायद प्रयास भी हुआ है झंडा बदलने का। कई प्रकार के प्रयास हुए हैं, कई प्रलोभन भी दिए गए, नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि हम लोग ठेकेदारी से जुड़े रहे। बड़े बड़े गुंडे माफिया जो आज नहीं हैं, उनके द्वारा भी हम लोगों को कई बार कॉल्स भी आए ऐसे कि धमकी भरे कॉल्स, तो उनके भी जवाब हमारे परिवार द्वारा दिए गए, सब लोगों के द्वारा दबाया भी गया। जब हमारी सरकारें नहीं रहीं तो अलग अलग प्रकार के प्रयास किए गए। जैसे हम लोगों का माइनिंग का काम हुआ करता था, क्रैशर हम लोगों की गिट्टी का काम हुआ करता था, रेलवे के हम लोग बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उस समय। आज के लोग जो आज देखते हैं वो लोग, कई सारी कहानियां हैं। तो उस समय से हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन चूँकि सरकारों का हमेशा प्रयास रहा है कि जो कट्टर व्यक्ति होता है उसको झुकाने का काम, आज तक कभी कोई नहीं झुका पाया, ना कभी कोई झुका पाया। हम लोगों के खून में भी अब भाजपा भर चुकी है। नहीं तो कभी ये नहीं लगा जैसे होता है, अभी आपने उन नेताओं को भी देखा होगा और सुनते भी होंगे, जिसकी सत्ता होती है झुकाव वहाँ कर लेते, लगा हो कि अब व्यापार डूब रहा है, यहाँ भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती, ऑफर आ ही रहे थे, थोड़ा बहुत कहीं महसूस किया हो? नहीं, उसके लिए पैतृक खेती थी ना। अच्छा, उससे गुजारा सब हो रहा था। हाँ, अपना आनंद लेते थे हम लोग भी। बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े VIP कल्चर में रहे हैं तो या रहना ही पसंद हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को जो सिखाया गया है ज़मीन से जुड़ के, आज कई लोग हैं, जब तक आप ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे जब तक आप क्या कर पाएंगे। सफल आप जब भी होंगे जब ज़मीन से जुड़ेंगे। आज लोगों की स्थिति क्या हो रही है, ज़मीन से कोई जुड़ा ही नहीं। तो हम लोग तो हमेशा से लोगों से जुड़े रहे और कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि किसी का हम लोग तनाव लें। अच्छा, विपक्षी भी उस समय के जो थे आज भी हैं, तो वो एक
सम्मान के तहत ही पिताजी का नाम लेते हैं, परिवार का नाम लेते हैं, और मुझे भी बहुत सम्मान मिलता है, सब लोगों से सम्मान मिलता है, विपक्षी भी सम्मान करते हैं। आज किसका सम्मान करते हैं विपक्षी? आज के लोग ना किसी को तमीज़ है, ना बोलने का लिहाजा है। हाँ, आए दिन वो तो वीडियो देखते हैं। आज झांसी में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे आप कभी भी चर्चा करेंगे, परिवार का नाम लेंगे, तो वो सम्मान के तहत ही बात करेंगे। अब बात आती है राजनीति की। जैसे अब आपका परिवार बहुत समय से जुड़ा हुआ है, जनसंघ के समय से जब जुड़ा हुआ है, तो और अब हम देखते हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी में एक बात बड़ी तेज़ी से कही जाती है, जब भी लाउड स्पीकर चालू होते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में हर उस व्यक्ति को मौका मिलता है जो ज़मीन से उठ के आया है, भले ही मतलब जो सबसे छोटा कार्यकर्ता है आगे चल के उसे भी मौका मिलता है। तो अमित जी, आपको नहीं लगता कि कहीं आप पीछे रह गए उन चीज़ों में, जो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई? नहीं, चूँकि मैं फिर वही कहूँगा कि मेरे पिताजी ने कभी स्वयं को आगे करने का प्रयास कभी नहीं किया। पार्टी के हित में क्या अच्छा हो सकता है, सर्व समाज का कैसे हित हो सकता है, सर्व समाज के लोगों को कैसे हम आगे ला सकते हैं, हमेशा वो विचार रहा। कभी ये विचार नहीं रहा कि हम ही को सारे पद चाहिए या हम ही को सारी चीज़ें चाहिए। अब चूँकि आज प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं पिताजी, तो वो भी तो एक सम्मान है ना। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, जी। इतना बड़ा पद पिताजी को दिया और मुझे ज़िले में सेवा करने का मौका दिया, संगठन की सेवा करने का मौका। वो बात अलग है, आपको पद मिला, पिताजी को पद मिला। नहीं, इसके अलावा भी जैसे आपको परिवार जब इतने समय से जुड़ा है, तो हम आपकी बात नहीं कर रहे, जो आपकी टीम में ही या कहें पार्टी में जो ऊपर तबके में जो लोग शुरू से बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसा लगे कि वही कहीं किसी विधानसभा की या किसी लोकसभा की कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले कि जो अभी सेवा जिस स्तर पे चल रही है उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ सके। तो देखिए, कभी उस प्रकार का मन नहीं बनाया, लेकिन इस बार मन है कि चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो पार्टी निश्चित रूप से लड़ाएगी, ऐसा विश्वास पार्टी के प्रति भी है और मन में भी ये है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ज़रूरी थोड़ी कि आप पार्टी के सिंबल से लड़ें, आप तो वैसे भी लड़ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमने आपके परिचय में पहले हमने बताया है कि आपको भी याद होगा राजस्थान का एक भाटी नाम का जो युवा जो निकल के आया, कितनी कैसी फॉलोइंग, बिल्कुल, और मतलब सत्ता में होते हुए लोगों को हराते हुए वो जीत गया है। तो इस तरीके के लोग आपको भी फॉलो करते हैं। ज़रूरी है कि पार्टी के सिंबल से लड़ना? निश्चित रूप से अभी तो चूँकि चुनाव में बहुत समय है और मैं बड़ा अच्छा रविंद्र सिंह भाटी जी का फैन भी रहा हूँ और उनको फॉलो भी करता हूँ। अच्छे व्यक्ति हैं वो, और चूँकि रहे तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, तो कहीं ना कहीं संपर्क में भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं उनसे रिलेशन भी अच्छा है हमारा। आपकी एक दो बार मेरी हुई है। तो इंस्पायर तो हो रहे होंगे? अब वो तो समय और परिस्थिति बताएगी कि क्या होगा। नहीं, हम वो बात जानना चाहते हैं जो अंदर छुपी हुई हो, निकल नहीं पा रही है, कि कहीं अगर मान लिया जाए थोड़े टाइम के लिए कि आपकी जगह मतलब पार्टी ने किसी और पे भरोसा जता दिया है, तो उस स्थिति में अमित सिंह यादव क्या भाटी बनने के लिए तैयार है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पार्टी किसी और पे भरोसा जताएगी। पार्टी निश्चित रूप से हमारे साथ है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हमारे साथ आशीर्वाद है और हमेशा रहा है। जिस हिसाब से पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, निश्चित रूप से अभी बहुत समय है हमारे पास। जी, समय तो है। आज उम्र के हिसाब से भी और कई चीज़ों के हिसाब से, हाँ, लेकिन सही व्यक्ति रहे, अच्छा व्यक्ति रहे, प्रतिनिधित्व जिसको मिले वो अच्छे व्यक्ति को मिले, ये प्रायोरिटी रहेगी। और जीतना और जिताना और हारना और हराना, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्तर से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जिता भी सकते हैं, हम लोग हरा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, वायु के वेग से हम लोग चलते हैं। युवाओं की कोई दिशा थोड़ी होती है। मतलब सबसे मजबूत टीम जो है वो युवा मोर्चा के पास ही है। भले ही बीजेपी की विंग है, वो बात अलग है, लेकिन युवाओं को जहाँ मोड़ना चाहे वहाँ मुड़ जाएंगे। युवा तो मेरा प्रयास है पूरा और हमेशा से रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है युवा, और अच्छी दिशा में युवा काम कर रहा है। आज हर एक मतलब जो हमारा महानगर है, जो 2 विधानसभाएं हमारी हैं, उसमें बबीना विधानसभा जो मुख्य रूप से जहां मैं रहता हूं,
तो यहाँ हमारे पास हर बूथ पे 10 यूथ खड़ा है, हर गांव में हमारे 20 लोग खड़े हैं, हर मंडल में हमारे पास 1000 लोगों की टीम है, हर सेक्टर पे हमारी टीम काम कर रही है, हर विधानसभा स्तर पे, जिले स्तर पे, हर जगह हमारी टीम काम कर रही है। कहीं कोई अगर नाराज़ होता है, कुछ होता है, तो उसका कैसे किस प्रकार से काम हो सकता है। देखिए, युवा ज़्यादा अनुशासन में तो नहीं रह सकता ना, बांध के आप नहीं रख सकते भाई, हवा को आप कैसे बांधेंगे तो हवा बंधेगी नहीं। लेकिन हाँ, प्रयास ये रहता है लोगों का कंट्रोल में कि रहेगा। कैसे भी करके उनका काम होना चाहिए। भाई कहीं से उन्हें कोई कठिनाई आ रही है, अगर कहीं से उनके काम नहीं होते हैं, तो मेरा प्रयास व्यक्तिगत ये रहता है कि लोगों की मदद हो और उनके काम हो। वो वाक़या क्या था, लोकसभा के समय एक रैली हुई, सॉरी एक आपका युवा मोर्चा का एक युवा सम्मेलन था, और झांसी ज़िले से ये कहें कि उस समय की बातें, उस समय जो बातें कही जा रही थी कि पहला ऐसा युवा सम्मेलन था कि इतने यूथ वहाँ, मतलब इतना यूथ वहाँ दिख रहा था झांसी ज़िले में, पहली बार ऐसा हुआ था। और उस समय एक बड़े नेता ने आपकी तारीफ भी की थी मंच से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो हैं, वो हमारे अभिभावक की तरह हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जो उनके समान, उनके जैसा है, मैं मानता हूँ वो पार्टी के अंदर स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। इतना भ्रमण करते हैं, मैं चूँकि उनका बहुत अच्छा और बहुत फॉलो करता हूँ उनको, पारिवारिक भी उनसे बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है, बहुत मतलब इंस्पायर्ड मैं उनसे होता हूँ हमेशा। और उनका मतलब आप देखिए, हर एक मंडल में हर एक बूथ का कार्यकर्ता उनसे संपर्क में हमेशा रहता है। आप जाएंगे, कभी भी उनके दरवाजे जाएंगे, खाली नहीं लौटेंगे। किसी से भी आपको बात करानी है, तुरंत वो काम को समझेंगे, आपकी बात करेंगे। कार्यकर्ता के अगर गले में उनने हाथ डाल दिया तो आप मान के चलिए कि 20 साल तक वो कार्यकर्ता अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे नेता हैं, और उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता है। ऐसे ही उनका मार्गदर्शन मुझे उस कार्यक्रम में भी मिला था। और वास्तविकता में पहली बार इस तरह की रैली में ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, क्योंकि हम लोगों को रैली दी जाती थी 1000-1500 लोगों की, लेकिन एक 5000-6000 लोगों की गैदरिंग कराना, लगभग टारगेट था कि 10,000 लोगों को हम लोग ला सकें। और आप मान के चलिए कि जो सीटें उन्होंने रखी थी वो 5000 की लगभग संख्या और सीटों की थी। पूरे प्रशासन की इतनी कड़ी व्यवस्था थी कि आप ये मानिए कि कार्यक्रम स्थल से लगभग 3 किलोमीटर पहले बसें रोक दी गई थी, वाहन की पार्किंग पूरी फुल हो चुकी थी, बाइकों से हजूम चला आ रहा था युवाओं का। मतलब एक अलग ही अंदाज में युवा उस समय उस दिन के लिए तैयार था। और मुझे लगता है ये मेरी बहुत बड़ी ताकत थी कि युवा साथी इस प्रकार से मुझ पर विश्वास करता है और मुझे प्रेम करता है। जी, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है, क्योंकि परीक्षा जो आपका अपना जो क्षेत्र लगता है झांसी के पास, तो चुनिंदा परिवार है जो बरसों से ठेकेदारी में है। हालांकि देश अब बहुत आगे है, जाति व्यवस्थाओं पे कोई ना सवाल उठाना चाहिए ना प्रश्न बनता है, लेकिन ये व्यक्तिगत हमारा प्रश्न है। एक लड़ाई चलती है ओबीसी जनरल की, आप लिखते हैं अमित सिंह जादौन, फिर कहा जाता है कि और साथ में जो कुछ क्षेत्र के जो नेता है, कोई अब मतलब समय आते ही कोई अपने आप को यादव बताता है। तो मतलब ये क्या जातिगत, मतलब ये क्या कहानी है पूरी कि आपका परिवार एक ही है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ जी। हम लोग चंद्रवंशी ठाकुर हैं और सामान्य जाति में मैं आता हूँ। हमेशा मैंने अपनी सारी चीज़ें स्पष्ट करके मैं चला हूँ। मेरे पिताजी ने भी हमेशा जादौन लिखा है और हमेशा हम लोग लिखते हैं। अब कौन क्या लिखता है, कौन क्या नहीं लिखता है, ये तो उनसे आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि कौन क्या है। मुझे ये पता है कि मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, और हमेशा मैं यही लोगों को बताता हूँ। और देखिए, जहाँ तक लाभ की बात है तो वो आपके भाग्य से आता है। यदि मेरे भाग्य में बूथ अध्यक्ष बन के काम करना जीवन भर लिखा होगा तो मैं बूथ अध्यक्ष ही रहूँगा। अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा कि कल के दिन मैं विधायक सांसद बनूँ तो कौन रोक लेगा? निश्चित रूप से बनूँगा। तो ये भाग्य पर डिपेंड करता है क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या जाति है, क्या नहीं है।
मेरी जाति जादौन है और सामान्य में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो आपके ही परिवार मतलब जुड़े हुए हैं कहीं फोटो से कुछ ऐसा? मेरा परिवार आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे जितने लोग हैं वो मेरे आसपास ही हैं, सब जो मेरे परिवार के लोग हैं। क्योंकि बहुत पहले एक कहानी चली थी कि सपा का समय आया तो यादव जोड़ दिया और सत्ता बदली उससे लोग, ये सारा आप समझ रहे हैं और बिना नाम बताएं भी आप बता सकते हैं कि वो हैं परिवार के लोग हैं, मतलब आना जाना है किस तरीके से? मेरा स्पष्ट आपसे कहना है कि मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ किसी ने क्या किया है क्या नहीं किया है किसी पर टिप्पणी करने लायक ना मैं आज हूँ, और मैं अपना समय इस बात में बर्बाद नहीं करता हूँ कि मैं किसी और पर टिप्पणी करूँ। मैं अपना काम करता हूँ, जो मुझे काम पार्टी ने दिया है, जो लोगों ने दिया है, जो जनता ने दिया है, उनका मैं काम करता हूँ। चलो अब काम की बात आ गई तो अभी क्या आमद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूरी दिनचर्या के? दिनचर्या आप मान लीजिए कि अभी चूँकि वैवाहिक कार्यक्रम और ये सब चल रहे हैं तो समय ये रहता है कि सुबह उठना होता है। उठने के बाद से क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ तो कुछ लोगों की जो समस्याएं होती हैं तो उनको सुना, बातचीत की, थोड़ा बहुत समय अपने पर्सनल रहता है, व्यक्तिगत अपने काम निपटाए, पूजा पाठ करी, फिर अपने कार्यालय पर आ गया। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे यहाँ मिलना, फिर जो दुखी परिवार जिनके यहाँ कोई घटना हो गई, निधन हो गए तो उनके यहाँ जाना, उनसे लोगों से मिलना। फिर इसके बाद अपना एक केंद्र हम लोग चलाते हैं, मेरे नाम से ही है, यहाँ निःशुल्क जन सुविधा केंद्र है, उसके माध्यम से लोगों की मदद करना। जो भी परेशानी, कई जगह क्या रहता है कि जैसे आज भी कई सपा या बसपा मानसिकता के लोग हैं, वो भाजपा के लोगों को परेशान करते हैं, या गांव में एक प्रतिद्वंद्विता चलती है कि आप फलाने के समर्थक हैं, आप फलाने के साथ हैं। तो ऐसे लोग जब निराश होकर आते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि सरकारी माध्यम से उनका काम कराएं, तो कई बार अधिकारी सुनते हैं और कई बार उस चीज़ को टाल देते हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसे समय में मैंने सोचा कि अपने यहाँ जब केंद्र होगा, ये डिस्ट्रिक्ट की अपनी खुद की एक आईडी होगी, तो अपन व्यक्तिगत रूप से अपने लोगों के काम करा सकते हैं, तो वो कराता हूँ मैं। फिर मांगलिक कार्यक्रम, आप चूँकि इस समय इतने कार्यक्रम ये रहते हैं कि सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे से हम लोग चालू होते हैं, रात के 12 1 2 3 जितने बजे तक जाते हैं, लोगों के बीच में रहते। प्रयास ये रहता है कि अगर क्षेत्र में है, कहीं बाहर नहीं है, तो लोगों के बीच में सबसे संपर्क। अमित सिंह यादव राजनीति के अलावा और कुछ कर रहे हैं जिससे, क्योंकि आपने ये तो व्यापार है वो आपका पुश्तैनी है, वो तो और लोग भी देख रहे हैं, आप कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं कि जिससे ये गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इनका तेल पानी चल रहा हो? हमारे घर से ही ले रहे पेट्रोल हैं? पंप है। अच्छा, वो पारिवारिक पूरा व्यापार देख रहे हैं? घर वाले ही अभी तो मदद करते हैं, सब देखते हैं काम, सब लोगों के आपस में पेट्रोल पंप है, उनका भी काम है, ठेकेदारी का काम है, एक ट्रैक्टर की हम लोग एजेंसी चला रहे हैं। कई सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापार हैं जिनसे रोजगार का साधन बना हुआ है, और इस तरह का कभी मन नहीं है कि उनके सीधे कोई काम हो, तो इस तरह के कोई कामों में लिप्तता भी नहीं रहती हो। ऐसे हमारे खर्चे भी नहीं, जितना रहता है साफ़ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। पता है आज का समय बड़ा चमक धमक का है, जिस हिसाब से दिखा रहा है बिल्कुल व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलता है। अब हम देखते हैं कि बहुत बड़े पदों पे लोग हैं, बहुत चमक धमक से रहते हैं, करोड़ों की कोठियाँ बना ली, लेकिन नींद उन्हें 3 बजे रात तक नहीं आ रही, 4 बजे रात तक नहीं आ रही। 24 घंटे ये सोच लगी रहती है कि इसको कैसे पटक दें, उसको कैसे उठा लें, इस आदमी के साथ ये क्यों जा रहा है, फ़ोटो जूम कर करके देखना है। ये सब अपने इतना तनाव अपन को नहीं लेना है। राजनीति करना है, लोगों की सेवा करना है, एक तनाव लेके नहीं करना है, आराम से करना है, मनमौजी तरीके से करना है, पार्टी का काम करना है जितना आता है, और बढ़िया सुख से अपने परिवार के साथ रह के अपना जीवन। कौन सी विधानसभा टारगेट हो रही है? देखिए अभी तो हमारे पास बबीना विधानसभा और झांसी विधानसभा दोनों ही हमारे, नहीं तैयारी तो हम लोग कराते हैं। 2022 में भी हमने चुनाव लड़ाया था, राजीव सिंह जी को लड़ाया था, रवि शर्मा जी को लड़ाया था, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी उसको काम करा और अच्छे
दुगने मार्जिन से उन लोगों को जीत दिलवाई थी। 2024 में जहाँ कोई जीत नहीं थी, किसी की भी जीत नहीं हो पाई पूरी बुंदेलखंड में, वहाँ हमारे अनुराग शर्मा जी जीते। उसके पहले एक निर्णय हुआ महापौर के टिकट को लेके, बिहारी लाल आर्य जी को जब उनका मऊरानीपुर से टिकट कटा, उनको झांसी से मेयर का टिकट दिया गया, वहाँ भी हम लोगों ने 80+ से जितवाया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी युवाओं की रहती है, आपको भी पता है, क्योंकि जो वरिष्ठ हो जाता है तो वो निर्णय अपने बैठ के करता है, और जो युवा रहता है वो फील्ड पे दौड़ लगा के निर्णय कराता है। हम लोग एक बहुत अच्छी सुंदरता हमारे यहाँ लोकतंत्र की है कि जब हम लोग किसी से वोट मांगने जाते हैं तो वो कह देता है स्पष्ट कि हम तुम्हें काय वोट दें। हाँ, कारण तो उस काय को हम लोग हाँ में बदलने का काम करते हैं, युवा का काम रहता है, हमारी मोर्चे का ये तो अब तो लड़ाई खुद के लिए है ना, अभी दूसरों को जिताने के लिए चल रही थी, अब खुद को वहाँ खड़ा करना है। लेकिन मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि पार्टी ये तय करेगी कि किसको लड़ना है। हमारा काम हमेशा पार्टी के निर्णय को सही साबित करना है। इसलिए तो हमें वो जानना है कि सपोज दैट हमने मान लिया कि 1% भी ज़्यादा कोई अमित सिंह जादौन से काबिल हो, 1%, और पार्टी ने उस पर भरोसा जता दिया है, तो अमित सिंह जादौन उस पार्टी द्वारा चुने हुए सदस्य के साथ खड़े होंगे कि रविंद्र सिंह भाटी की तरह अलग से अपने लिए खड़े होंगे? क्योंकि भरोसा दोनों ही जो युवा आपसे जुड़े हैं, उन युवाओं का भरोसा आप पे है, पार्टी का भी भरोसा आप पे है। उस समय आप क्या क्या चुनेंगे उस समय? उस समय में अभी समय है, और उस समय के हिसाब से समय तय करेगा कि आगे वाला भविष्य क्या होगा। दूसरी चीज़, मुझसे ज़्यादा कोई लायक हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझ पे जो लोगों का विश्वास है वो आप कहाँ से लाएंगे? उनका स्नेह मुझे है, वरिष्ठों का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो आप कहाँ से लाएंगे? वो तो दिल में पैदा करने वाला प्रेम है ना, जो प्रेम मेरे ऊपर लोगों का है, तो वो मुझे लगता है कि अगर आशीर्वाद रहा, सारी चीज़ें ठीक रही, तो आगे देखिए कौन सा चुनाव पार्टी लड़ाती है, क्या करती है। भाई हमारा अकेला संगठन को लेके नहीं है, संगठन में हम काम कर रहे हैं जी, लेकिन चुनाव भी हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा। राजनीति अगर करनी है और भविष्य अगर देश का गति देना है तो युवा को आगे, युवाओं को टिकट देने पड़ेगा। इस बार आपने देखा होगा कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ। मैंने इस बार हमारे यहाँ पार्षद के लिए जब कोई नहीं, हमारे युवा साथी को टिकट नहीं मिला, तो उसकी माता जी को टिकट देने का हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, उनकी माता जी को पार्टी ने टिकट दिया। तो ठीक है, काम तो युवा ही कर रहा है। फील्ड पे तो जय श्री राम के नारे भाजपा के कार्यकर्ता युवा साथी ही लगाता है, जा जाके लोगों को कन्विंस तो हम ही लोग करते हैं। तो किसी भी रूप में काम चले, पार्टी का काम अच्छा चलना चाहिए और युवाओं को आगे लाना चाहिए, क्योंकि युवा जब आपके गति में आता है ना, जब किसी पद पे आता है तो उसकी नई सोच रहती है, उसकी तुलना किसी से नहीं होती है। आज मेरी तुलना किसी से नहीं है, मुझसे कई लोग आगे हैं, मुझसे कई लोग वरिष्ठ हैं, अच्छे हैं, और अच्छे भी लोग हैं, लेकिन मेरी तुलना कैसे किसी से होगी? मैं तो मैं ही हूँ ना जी। मैं जो कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ना, मैं फील्ड में जा पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में उनकी सुनता भी हूँ, उनकी चार बातें भी सुनता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैं आपको वाक्य बताऊँ, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। तो इसी बात को लेके एक कोई वरिष्ठ व्यक्ति थे, शाम के समय था तो वो भी अपनी मौज में थे, तो उनने हमें रोका, कहाँ जा रहे हैं? हमने बताओ भाई साहब। बोलने लगे, बोले वो वोट हम तुम्हें नहीं दें। नहीं सरकार, हम आपसे कभी वोट मांगे हैं। तो बोले नहीं तुम मांगो भी तो हम तुम्हें नहीं दें। नहीं तो की को दे हो? बोले हम चाहे को दे दें तुम्हें नहीं दें। हमने कहा कारण? तो बोले तुम फलाने हो। हमने कही नहीं हम फलाने नहीं हैं, हम जे हैं। तो बोले अच्छा हमने सोची फलाने नेताजी आए। हम तो ऐसी लोगों की नाराज़गी है लोगों से, तो है क्षेत्र की जनता है भाई, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। व्यक्ति आपके सामने झूठ बोल सकता है, आपके जो चेले रहते हैं, शिष्य रहते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो आपसे झूठ। आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो उनसे आंखों से आंखें मिला के बात करने में बहुत ताकत है। जो अमित सिंह अभी बैठ के जो बोल रहे हैं जनता के लिए, युवाओं के लिए,
जाहिर सी बात है, क्षेत्र में आप कर रहे हैं काम, आज नहीं तो कल सफलता अगर मिलती है। आप भी बड़े बड़े और दफ्तरों में बैठे, ये विचार बने रहेंगे कि फिर अभी तक के लिए सीमित रहेंगे, हो सकता है डगमगा जाएं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूँ, मैंने भी संघर्ष किया। जैसे कोई कहता है ना कि आपको तो विरासत में ये चीज़ें मिली, हाँ, तो विरासत में किसी को कुछ नहीं मिलता है। पिता का नाम बेटे को बरकरार करना पड़ता है, पिता के नाम को बढ़ाना पड़ता है, पिता के नाम को संभाल के चलना पड़ता है, उनकी अच्छाई बुराइयों को आपको झेलना पड़ता है। जब अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। उनके कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लोगों के पक्ष में हुए, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लोगों के पक्ष में हुए, तो उनका भी सामना आपको करना पड़ता है। कहते नहीं है कि लोगों को जो परिवार का नाम होता है उसको बहुत कुछ शोहरत पैसों आराम मिलते हैं, लेकिन उस नाम को बचा के और उस नाम को बनाना भी पड़ता है, उसी व्यक्ति को बनाना, जो व्यक्ति फील्ड में है। तो मैं जिला मंत्री जब रहा युवा मोर्चा का, तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग पीछे जाके बैठते, लोग बात भी नहीं करना पसंद करते। हाँ, मेन बॉडी में नहीं हो जाती थी कि युवा मोर्चा की हम लोग कार्यकर्ता थे, तो हमारा क्योंकि ज़िले में आता था, ग्रामीण क्षेत्र आता था, तो आज हमारा महानगर का है। मैं इसलिए भी अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि महानगर का जब गठन हुआ तो पहला युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष मैं हूँ, जो 2 विधानसभाओं का जिलाध्यक्ष, और हमेशा प्रयास रहता है चीज़ों को अच्छा करने का। और जैसे कि आपने कहा कि ये रहेगा, इसी हिसाब से आप रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज मुझे लगभग 4 साल के लगभग मुझे हो चुका है। 1 रुपये का मैं गुनहगार किसी का नहीं हूँ। जो भी करता हूँ स्वयं के जो खर्चे होते हैं उनको बचा के करता हूँ। जैसे आप समझ सकते हैं कि युवाओं के कई प्रकार के शौक भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आधुनिक दुनिया है तो हाँ, तो उन शौकों में कटौती करके मैं जनता की सेवा का काम करता हूँ। मैं घर से भी बहुत कम अपने खर्च के लिए ही पैसा लेता हूँ, क्योंकि चीज़ें दिमाग पे चढ़ जाए तो रावण की तरह अहंकार आ जाता है। मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई अहंकार। मैं चाहता हूँ कि सादा सिंपल सजग तरीके से सहज लोगों से मेरी बात हो, उनसे अच्छी बात हो और वो मेरी कमियां मुझे गिना पाएँ। इतना मैं लोगों से संवाद रखना चाहता हूँ हमेशा। और जैसे कि आपने कहा कि चीज़ें मिलने के बाद तो नहीं बदल जाओगे, तो मैं जब जिलाध्यक्ष बना तो पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि मेरे फ़ोन पे 5000 के लगभग कॉल उस दिन आए थे बधाई के लिए। और प्रत्येक कॉल को मेरा बात करना, सबका अभिवादन लेना और सभी वरिष्ठों का सम्मान करना, ये मेरी प्रायोरिटी थी। जिस दिन मैं जिलाध्यक्ष बना तो लगभग 1000 गाड़ियों से लोगों ने स्वागत किया, काफ़िले भी लोगों ने देखे, लेकिन कभी इन सब चीज़ों को मैंने अपने सिर पे नहीं चढ़ा, क्योंकि सिर पे चढ़ जाती तो कभी कुछ नहीं करता। प्रयास हमेशा यही रहता है कि सिर पे चीज़ें ना चढ़ें। लगभग हमारे वरिष्ठ जितने पूर्व जिलाध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रमुख थे, विधायक थे, सांसद थे, जो लोग भी थे, सबको इसी कार्यालय पे हम लोगों ने आमंत्रित किया था और उनका सम्मान करके, उनके पैर छू के, उनके पैरों की रज लेके मैंने रण दिया था कि हमेशा इसी प्रकार से सादगी से, सहजता से मेरा कार्यकाल चलता रहे और लोगों के बीच में मैं बना रहूँ, अपना काम करता रहूँ। प्रयास ये भी रहा कि अच्छे कार्यकर्ताओं को मैं अपनी टीम में जोड़ पाऊँ। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी स्थिति में आज हमारी टीम भी है, अच्छे कार्यकर्ता उसमें से निकल रहे हैं। जगह जगह लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने स्थान, अपने चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे संगठक के रूप में हो, हर जगह हमारी टीम के लोग प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अमित जी, अब बात ये आती है कि जैसे आपने एक लाइन बोली थी कि जब आप महामंत्री थे, युवा मोर्चा जिला मंत्री थे, आप पीछे जाके बैठते थे, तो मैं भी ये मानता हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि भारत की एक परंपरा रही है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो, जो आपके वरिष्ठ जन होते हैं, जो आपके वरिष्ठ नेता होते हैं या कोई वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, वो लोग उतनी युवाओं को या जो नए लोग आते हैं वो लोग उतनी वरीयता नहीं देते हैं। इसका कारण क्या मानते हैं? मतलब उन्हें लगता है कि मठाधीसी जो वो चलती थी ना पहले, कि मैं हूँ
तो मैं ही हूँ। और इसका जीता जागता उदाहरण झांसी जिले की हम बात करें तो सपा का जो पतन हुआ है, सिर्फ चुनिंदा 1-2 लोग जो आगे रहे हैं और उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो ऐसा जाहिर सी बात है कि हर एक पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, तो इनका भी सामना आपको करना पड़ेगा। कैसे लगता है, कैसे लड़ेंगे इन सब? ऐसे लड़ेंगे जैसे लड़ना क्या है, वो अपने आप ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं। उनको रातों की नींद हराम हो गई है भाई। जो जैसी सोच रखेगा उसके साथ ऐसे ही प्रकृति करती है। उनकी स्थितियाँ अलग प्रकार की हो गई हैं। आप किसी को 24 घंटे पटकने की सोच रखोगे तो आप तो अपने आप खत्म हो जाए। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अकेला चलता हूँ, एक गाड़ी में ड्राइवर रहता है, ना राइफलों का काफिला रहता है, ना गार्डों की सेना रहती है, अकेले ही रहता हूँ मैं। तो प्रयास तो करे कोई, हाथ लगाने का प्रयास तो करे, कोई नहीं कर सकता। आपका विश्वास आपके साथ होना चाहिए। मेरे अंदर एक विश्वास है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं सही के साथ हूँ और सत्य के साथ हूँ। अगर मेरा साथ कोई दे देता तो उसके एहसान तले में दब जाता। अपने आप का व्यक्तित्व जो मेरा है वो मैं समझ ही नहीं पाता कि मेरे अंदर की चीज़ क्या है, मेरे अंदर क्या खूबी है, क्या मैं अच्छे से कर सकता हूँ। भाई उन्हीं के हाथों पे मैं डला रहता। कोई हमारी जिलाध्यक्षी खा गया होता, कोई हमारी नेतागिरी खा गया होता, स्वयं में खड़े ना होते। स्वयं में हमारा व्यक्तित्व क्या है ये जान ही नहीं पाते। तो ये बहुत अच्छी बात तो है। आप ये मानते हैं कि ऐसे लोग हर जगह हैं? वो लोग जो नए युवा आ रहे हैं उनको कोशिश करते हैं ये आगे ना बढ़े, हम हैं तो बस हम ही बने रहें। हर प्रकार के समाज में व्यक्ति है। अगर रावण है तो राम भी, अगर कंस है तो कृष्ण भी है। तो हर प्रकार के व्यक्ति समाज में है। कोई आपको पटकना चाहेगा तो कोई आपको खिलते हुए देखना चाहेगा कमल की तरह। आप ये बताओ कि हमारे साथ जैसे आज आपने कभी हमारे परिवार के घर के लोगों को आपने कभी मेरे साथ खड़े नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि लोगों का इतना साथ रहता है। वो कहाँ से आया? वरिष्ठों का इतना साथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुझे पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेरा ध्येय एक है, कार्यकर्ता का सम्मान। 2022 के समय जब चुनाव हो रहा था तो मेरे एक कार्यकर्ता को पुलिस उठा के ले गई थी। हमने नवाबाद को चुनौती दे दी, नवाबाद को अखाड़ा बना दिया था। तो ये ताकत कहाँ से आई? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की वजह से। और कार्यकर्ता का सम्मान आगे भी, जब भी मुझे जो भी मौका मिलेगा तो मैं कार्यकर्ता के लिए खड़ा होता हूँ। क्योंकि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जितने भी नए कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ते हैं तो पिछले जितने कार्यकर्ता रहते हैं उनका सम्मान बचाने की, उनको सम्मान देने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। पारिवारिक विरासत से यही एक चीज़ मिली थी और वो है सम्मान। तो सम्मान देने का प्रयास हमेशा रहता है और लोगों से वही सम्मान लौट के मिलता है। छोटों से प्यार मिलता है और बड़ों से आशीर्वाद। ऐसे ये चर्चाएं ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अंतिम प्रश्न ये है कि जब आप कुछ करते हैं, जैसे आपने राजनीति में एंट्री की, तो राजनीतिक बनाए गुरु क्या कह सकते हैं? मतलब किसी को रोल मॉडल बना के चल रहे हों, जिनसे सीख रहे हों, हर एक सलाह उनसे ले रहे हों। आप ये मान लो प्रथम गुरु तो अपने पिता ही होते हैं। जी बिल्कुल, उनसे सब कुछ सीखते हैं। वफादारी मैंने सीखी है कि जिसके साथ रहते हैं सीना चौड़ा करके रहते हैं और टंके की चोट पर रहते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का सवाल हो, चाहे किसी व्यक्ति का सवाल हो, इसलिए सम्मान उनका लोग करते हैं। एक पहले गुरु हमारे पिता हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। कौन तरीके से उनने कहा है। अगर राजनीति में आने का जो इंस्पिरेशन जो उनसे ही मुझे मिली है, क्योंकि सादगी भरे जीवन के साथ और आप कितने ताकतवर हो ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लोग अपने आप महसूस करते हैं। आज क्षेत्र में घूमते हैं, सारी जगह घूमते हैं तो एक डर अपने मन में नहीं होता है, दूसरों के मन में होता है कि ये फलाना व्यक्ति है, कहीं छेड़ दिया तो ये छोड़ेगा ही। तो अपना प्रयास तो ये रहता है आप हमें छेड़ो नहीं, हम आपको तंग नहीं करेंगे। आपने हमें छेड़ दिया तो हम आपको छोड़ेंगे। तो सरल तरीके से, सहज तरीके से, सुरक्षित योजना के तहत काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे दादाजी, अभी आपने देखा होगा हमारा एक महोत्सव हमने कराया। जी
उसका ध्येय लक्ष्य एक ही था, विरासत जो हमें मिली है, परंपरा जो हमें मिली है, उसका संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो वो लुप्त हो जाएगी। जैसे अपनी विरासत है, आज एक भारत क्या है, देश है, लेकिन इसी देश को अगर जैसे पहले के लोग क्लबों में जाते थे, बड़े बड़े नेता आपने देखा होगा, क्लबों में जाते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते हैं। आज के नेता कहाँ जाते हैं? मंदिरों में। अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, अपने बड़ों को सम्मान देते हैं। इसी वजह से 10 साल निकल गए, पता नहीं चला, लोगों को एहसास नहीं हुआ। हम लोग बहुत छोटे थे, आप छोटे थे जब ये सरकार बनी थी। अब उन जो हमसे छोटे लोग हैं उनको बताने का काम हम लोग करते हैं कि 14 के पहले क्या स्थिति थी, 17 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो अपनी विरासत को संभालना, अपने संस्कारों को संभालना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि राजनीति आपको बहुत कुछ देती नहीं है। अगर देने लगेगी तो आप लुटेरे हो जाओगे। जैसे उदाहरण आप अभी दे रहे थे, तो ये लुटेरे हो गए। हमें राजनीति से जितना लेना होता है उतने से ज़्यादा देना भी होता है। आप अपने चीज़ों को काट के जब आप राजनीति करते हो, अपने लखनऊ जाने के लिए व्यवस्थाएं करते हो, लोगों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं करते हो, जैसे कुछ टारगेट हमने लिए थे। आज निःशुल्क सेवा केंद्र चलाते हैं, गांव में जाके निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगाने हैं हम लोगों को। कई सारी योजनाएं हैं। जैसे हम लोग एक हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, क्या होगा उस पाठ से? 108 हनुमान चालीसा के पाठ में 3 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक गांव में जाके हम लोग कराते हैं। झांसी से लगी हुई जितने गांव हैं सड़क, अब आप उसको या बहीना विधानसभा के रूप में देखो या झांसी के आसपास के क्षेत्र को देखो, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन जाके वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं, लोगों के पास 3 घंटे का समय देते हैं, उनके सुख दुख में बैठते हैं, कई गरीब लोग हैं, उनकी बातें सुनते हैं, किस प्रकार से उनकी मदद हो सकती है, इस बात पे चिंतन करते हैं और अपने आराध्य के लिए प्रार्थना करते हैं। 108 हनुमान चालीसा कराते हैं। अब नहीं अमित जी, अब आपकी जब योजनाओं की बात आ ही गई है, आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, कुछ ऐसी चुनिंदा समस्याएं मिली हैं आपको जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया और जनता उससे परेशान है? नहीं, मुझे ये लगता है कि लोग गलत चीज़ को लेके परेशान नहीं है। जैसे गलत काम करने का तो मन में से विचार ही निकाल दिया लोगों ने, लेकिन सही काम भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाते, कई बार नहीं हो पाते। लोगों की हिचक रहती है पुलिस से बात ना करना, तहसील में बात ना करना, सरकारी अधिकारियों से बात ना करना, उसको कराने का काम हम लोग करते हैं। हम लोग जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, हमारी टीम जाती है, हम लोग जाते हैं, ऑन स्पॉट जाके लोगों की समस्याएं सुनते हैं, संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, उनसे बात करते हैं। जब कई बार होता है कि अधिकारी नहीं सुनता है तो उनके बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं, उनके अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो संबंधित मंत्री से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं। ये सारी गतिविधि हम लोग क्षेत्र में चलाते हैं। और योजनाओं की आपने बात करी, आज के समय में सरकार चम्मच से खाना खिलाने का काम कर रही है। हर एक व्यक्ति की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो सरकार उपलब्ध करा रही है। हर व्यक्ति को छत देने का काम आज सरकार कर रही है, हर व्यक्ति को भोजन देने का काम आज सरकार कर रही है, वृद्धों को पेंशन देने का काम कर रही है, युवाओं को रोजगार के लिए स्वरोजगार के तहत लोगों को इंस्पायर कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो आज अगर कोई भी व्यक्ति होगा, बहुत छोटी सी भी अगर उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, थोड़ी सी भी समझ होगी, तो वो स्वरोजगार के तहत अपना काम कर सकता है। दुकान खोल सकता है, कुछ भी शोरूम खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर उसकी सोच है काम कुछ भी करने की। तो उसमें हम लोग एक माध्यम बनते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों के अधिकारियों से ये झिझक है, उन्हें लगता है कि हम अपनी बात नहीं रख पाए, तो उस समय हम लोग जाके अपना काम करते हैं और उनकी काम करवाते हैं। इसीलिए लोग हमसे जुड़ते हैं और उन्हें लगता है कि ये हमारा साथ देंगे, ये विश्वास हो गया, वो लोग जुड़ते हैं। जी, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, आप लोग देखते समय बोर ना हो, और नया कुछ आता है तो अमित जी से भी चर्चाएं होती रहेंगी और इनके साथ साथ जो भी क्षेत्र में नए युवा जो नेता उभर के आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उनको भी आप सुनते रहेंगे। 2027 बिल्कुल पास है और
अमित जी को भले ही लग रहा है कि 2027 बड़े दूर है और अभी हाल कुछ ही समय में वो 2027 आ जाएगा, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। 26 के भी चुनाव वो छोटे चुनाव हैं ग्राम प्रधानी के, आपके और जिला परिषद सदस्य के। अमित जी, क्योंकि अब हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपकी युवाओं से या जनता से कुछ? मेरी अपील इतनी ही है लोगों से कि आप सजग रहें, स्वस्थ रहें और संकोची ना रहें। अगर आपको लगता है, कुछ भी आपको लगता है, कहीं भी आपको कोई लगता कमी है तो कि बताएं। अगर मैं कहीं भी खड़ा होकर आपकी मदद कर सकता हूं, तो प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक क्षेत्रवासी के बीच में खड़ा होकर मैं आपकी बात रखूंगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाऊंगा, संबंधित अधिकारियों के पास भी बात पहुंचाऊंगा। सहज मुलाकात आप रखिए, जब भी आपको आना हो, आप कार्यालय हमारा 24 घंटे रामिष्ट कार्यालय खुला रहता है। आप आएँ, अपनी बात कहें, अपनी बात बताएं, आपकी बात का समाधान पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे अमित सिंह जादौन को, और जो भी चर्चा आपने सुनी, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर, या किसी विशेष मुद्दे को लेकर आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट की हो गई?